साथियों, आज का हमारा विषय है स्टे। स्टे से संबंधित कानूनी प्रावधानों को आज हम जानेंगे और इसके अलावा टेम्परेरी इंजेक्शन और एड इंटरिम इंजेक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग अस्थायी व्यादेश और अंतरिम व्यादेश भी बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है और इससे जुड़े कानूनी प्रावधान कौन-कौन से हैं और अगर हमें कोर्ट से स्टे चाहिए तो हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो साथियों, अगर आपने अपने जीवन में कभी भी कानूनी कार्यवाही का सामना किया है या फिर आपने कभी अदालत की कार्यवाहियों के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी है, तो आपने स्टे ऑर्डर नाम का शब्द ज़रूर सुना होगा। आपने अक्सर न्यूज़ चैनल में सुना होगा या तो फिर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे लगा दिया, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पे स्टे लगा दिया। तो आज हम इसका मतलब समझते हैं आखिर ये स्टे क्या होता है, किस किस कंडीशन में स्टे लगाया जा सकता है, स्टे के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। किसी भी विभागीय कार्यवाही के विरोध में जब कोई व्यक्ति अदालत जाता है और अदालत उस कार्यवाही पर रोक लगा देती है तो उसे ही स्टे कहा जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही पर अदालत के द्वारा रोक लगाया जाना स्टे कहलाता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे किसी ने आपसे बोला कि कोर्ट केस में स्टे लग गया, तो इसका साधारण सा मतलब ये होता है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्यवाही है, वह वहीं रुक जाती है। साथ ही ये जो स्टे है, ये कानूनी रूप से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको फौरी तौर पर राहत प्रदान करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि आखिर स्टे क्यों ज़रूरी है। साथियों, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपकी ज़मीन पर कोई दूसरा व्यक्ति उस पे कब्ज़ा करना चाह रहा है या फिर हो सकता है कि आपकी ज़मीन के कुछ हिस्से पर वह अपना घर बना रहा है और ऐसा बोल रहा है कि वह जहाँ जहाँ पे घर बना रहा है वो ज़मीन उसकी है। जबकि वास्तव में अगर आप जो खसरा है और जो राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार वो ज़मीन आपकी है। या फिर हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपकी ज़मीन को बेचना चाह रहा है जो कि वास्तव में उसका मालिक नहीं है। तो इस कंडीशन में आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन कर सकते हैं कि आपको फौरी तौर पर तुरंत राहत प्रदान की जाए और जो भी एक्टिविटी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जा रही है उसको रोक लगाया जाए। तो कोर्ट उस कंडीशन में क्या करती है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास एविडेंस हैं, जो आपके पास प्रूफ है, उन सारे डॉक्यूमेंट को कोर्ट देखती है और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वास्तव में आप सही हैं और जो दूसरा व्यक्ति है उस पर अतिक्रमण कर रहा है या फिर कुछ गलत कर रहा है, तो कोर्ट उसको तुरंत रोक देने का आदेश देती है। स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 में बताया गया है कि किस कंडीशन में आपको टेम्परेरी इंजेक्शन अर्थात अस्थायी व्यादेश या फिर जिसको हम स्टे बोलते हैं वो इशू किया जाएगा। पहली तो कंडीशन ये है कि अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो प्रतिवादी है वह आपकी संपत्ति को नष्ट करना चाहता है या नुकसान पहुंचाना चाहता है। दूसरी कंडीशन है, अगर प्रतिवादी आपकी जो ज़मीन है वो उसको हटा रहा है या फिर उसको यूज़ करना चाह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट मूव कर सकते हैं। और तीसरी शर्त है उसकी, अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो प्रतिवादी है वह आपकी संपत्ति को कब्जा करना चाहता है या फिर आपको आपकी जो ज़मीन है वहाँ से आपको बेदखल करना चाह रहा है और वो बोल रहा है कि वो ज़मीन आपकी है। दोस्तों, यहाँ पे कई बार वादी और प्रतिवादी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब होता है वादी वह व्यक्ति होता है जिसकी जो शिकायत करता है, जो बोलता है कि वास्तव में जो ज़मीन है वो उसकी है। और प्रतिवादी जो होता है वह दूसरा पक्ष होता है जो ऐसा दावा करता है कि वह वास्तव में आपकी ज़मीन नहीं है, दूसरे की है। जब भी कोर्ट जाएं और टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए, अस्थायी व्यादेश के लिए या फिर स्टे के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो सबसे पहले तो आपके पास उसका राजस्व का जो खसरा की जो नकल है वो होना चाहिए। दूसरा, उसका खतौनी होना चाहिए। आपने अगर टैक्स जमा किया है अपनी ज़मीन का तो उसका टैक्स प्रूफ, जिसको लगान जमा भी कहीं कहीं बोला जाता है कुछ राज्यों में। इसके अलावा आपकी जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री, जिसको सेल डीड भी बोलते हैं, वो होना चाहिए। और नजरी नक्शा, अर्थात आपकी जो ज़मीन है वो किस कंडीशन में सिचुएटेड है और उसके चारों ओर कौन कौन सी ज़मीन दूसरों की है वो वर्णन आपको करना ज़रूरी होता है। तो आप जब भी कहीं जाएँ, आप आवेदन करें कोर्ट में, तो आप इन डॉक्यूमेंट को ज़रूर अटैच करें। कुछ साथी भाई अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि आखिर टेम्परेरी इंजेक्शन और एड इंटरिम इंजेक्शन में क्या फ़र्क होता है। तो साथ ही इसमें बड़ा बुनियादी सा फ़र्क होता है।
हम जिस दिन वाद दायर करने जाते हैं, जो हमारा पहला दिन होता है, हम उसी दिन साथ में ऐड इंटरजेक्शन का भी वाद दायर करते हैं। तो ऐड इंटरजेक्शन का वाद दायर करने के दौरान जिस दिन हम वाद दायर करते हैं उसी दिन कोर्ट में सुनवाई हो जाती है और हमारे पक्ष में ऑर्डर कर दिया जाता है बिना सामने वाली पार्टी को सुने। और इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपको उस ऑर्डर की कॉपी 24 घंटे के अंदर सामने वाली पार्टी अर्थात प्रतिवादी को भेजना होता है और उसके उपस्थित होने के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को सुनती है और अगर कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पक्ष में जो ऑर्डर दिया गया है वो सही है तो कोर्ट उसको कंटिन्यू करती है। और अगर लगता है कि आपने जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो आपने सही तरीके से पेश नहीं किए हैं या फिर आपने उनको छुपाया है तो उस कंडीशन में कोर्ट जो ऑर्डर किया उसको सेट असाइड कर सकती है। तो साथ ही जो टेम्परेरी इंजेक्शन होता है वो हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने या फिर जब तक कि आपका वाद चल रहा है तब तक के लिए हो। लेकिन जो ऐड इंट्रीम इंजेक्शन होता है वो केवल 30 दिनों तक के लिए होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और अगर आपके कुछ सवाल हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।